अच्छा, ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड 100% नहीं होती। इस चीज़ का बेसिक लोगों को भी पता है और जो एडवांस प्रोफेशनल हैं उनको भी पता है। ट्रेडिंग में 100% कोई भी एंट्री नहीं होती। हम कह सकते हैं कि इस ट्रेड की पॉसिबिलिटी है 90%, 95% पॉसिबिलिटी होती है कि वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए। ठीक है, अगर 100% कोई भी एंट्री होती तो अकाउंट से लोग अपने सारे सारे अकाउंट एक तरफ लगा के ट्रेड लगा लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वन बिग विन cannot make me, but certain one big loss can break me। ठीक है, कोई भी एक बड़ी लॉट आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो दे सकती है, लेकिन आपकी एक बड़ी लॉट आपको अगर आपको ब्रेक कर सकती है, आपको तोड़ सकती है। आपको अगर लॉस होता है, आपका अकाउंट वॉश हो जाए, तो उससे क्या होगा, आप टूट जाओगे, ट्रेडिंग करने का दिल नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट आपको एक ट्रेड देती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम नेक्स्ट टाइम भी आपको प्रॉफिट ही देगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज़ें आपने सारी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देनी है, उसमें प्रोग्राम हो जाएंगी। तो हम आगे चलते हैं। मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी है? ठीक है, और हर कोई क्यों कहता है कि मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, उसकी रीज़न क्या है? उसमें यह है कि देखें, ये आपके सामने है एक रिस्क और एक रिवार्ड की लाइन। लोग क्या करते हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं। इसमें एक तो रिस्क रिवार्ड, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एक एंट्री ले रहे हो, उसका आपने लॉस रखा $50, $50 पे आपने स्टॉप लॉस रखा, और टीपी आपने रखा $100 पे, कि मुझे अगर प्रॉफिट हो तो $100 का हो, अगर लॉस हो तो $50 का। उसे हम कहते हैं 1:2। 1:2। अगर आपने कहा स्टॉप लॉस रखा $50, टेक प्रॉफिट आपने लगा दिया $150, तो 1:3। ठीक है, इस चीज़ में लोगों को कन्फ्यूजन थी। अच्छा, और रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा आप मुझे अभी बताएं कि आपका रिवार्ड ज़्यादा किस तरीके से हो सकता है? अगर आप रिस्क वाली ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, इसको अगर आप टच नहीं करते, विदाउट टच आप किस तरीके से अपने रिवार्ड को ज़्यादा कर सकते हो? आपको पता है कोई तरीका ऐसा कि इसको टच भी ना कर किया जाए और हमारा जो है रिवार्ड ज़्यादा हो जाए? अभी तो रिस्क और रिवार्ड दोनों इक्वल हैं, रिस्क भी इक्वल है, रिवार्ड भी इक्वल है। विदाउट रिवार्ड को टच किए किस तरीके से हमारा रिवार्ड ज़्यादा होगा? हाँ, मोहित ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया आपने, कि हम क्या आप करेंगे, रिस्क को कम कर दें। हम अपना रिस्क कम कर देंगे और रिवार्ड ऑटोमेटिक खुद ही बढ़ जाएगा। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग में। लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा रिस्क बड़ा रिवार्ड, मतलब उन्होंने क्या किया होता है, एक ट्रेड उन्होंने ली होती है $50 जिसका टीपी रखा होता है, और उसका स्टॉप लॉस उन्होंने रखा होता है जी $150। ठीक है, तो वो तीन ट्रेडें प्रॉफिट में जाती हैं, एक लॉस में जाती है। तो वो कहते हैं यार मुझे मैं मेरी तीन प्रॉफिट में गई और एक लॉस में गई, तो फिर भी मैं लॉस में हूँ, मुझे समझ नहीं आई ये कैसे। तो वो क्या करते हैं, अपना रिवार्ड छोटा रखते हैं, रिस्क ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा,
हम पढ़ेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप पहले बात की थी कि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को परमिशन देंगे कि वो हमारे अकाउंट को ग्रो करे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, किस तरीके से काम करती है और ट्रेडिंग में किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुने। एक लड़का है, वो एक गाड़ी लेता है रेंट पे। ठीक है, एक गाड़ी रेंट पे लेता है जिसका रेंट है 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ उसका रेंट है। और जिसने गाड़ी दी, जिस इदारे ने, जिस कंपनी ने गाड़ी उसको दी, उसने कहा कि 30 दिन का रेंट तुम्हारा 30,000, 30,000। अगर 30 दिन में तुम ये रेंट अदा नहीं कर सकते, 30 दिन में अगर तुम ये रेंट नहीं दे सके, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 30 दिन उसने क्या किया, उसने 30 दिन गाड़ी वापस नहीं की। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ा? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होता है 1 पैसे से। 1 रुपया होता है और उससे कम 1 पैसा। 1 पैसे से कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि पहले प्राइस लिखी है 1 पैसा, और 1 दिन, 1 दिन वो लेट हुआ, क्या होगा? 1 × 1 2, और जो इक्वल अमाउंट आ गई, ये आ गई 2 पैसा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे दिन के साथ। 2 × 2 4। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे दिन के साथ। 12, 12 आया, मतलब तीसरे दिन जो उसकी अमाउंट बनती है 12। हम इस 12 को चौथे दिन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48। इस तरीके से ये आपके सामने मैंने अमाउंट लिखी हुई है कि अगर वो 10 दिन अगर गाड़ी वापस नहीं करता, तो 30,000 अलग, उसके ऊपर उसकी अमाउंट कितनी बनेगी ये आपके सामने लिखी है, सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो ये कितनी बनती है? 72,57,600। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट को परमिशन देंगे कि ये हमारे अकाउंट को ग्रो करे। वो किस तरीके से ग्रो होता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। एक फ़ाइल है हमारे पास। इस वेबिनार के बाद आप मुझे मैसेज करके अपनी ईमेल दे देना, तो मैं आपको वो फ़ाइल सेंड कर दूँगा। हम आगे चलते हैं, हमारे पास ये फ़ाइल है। ये फ़ाइल है मैजिक ऑफ मनी मैनेजमेंट, जिसका नाम है। अच्छा, इसमें सारी कैलकुलेशन हुई हुई है, फार्मूला लगा हुआ है इसमें। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में 1% रिस्क लिया जाता है। जो भी प्रोफेशनल है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, वो 1% रिस्क लेता है, अपने अकाउंट का 1%। ये कैलकुलेशन हुई भी है, ये कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि $10,000 का अकाउंट है। हम यहाँ पे ऐड किया $10,000, हम इंटर करेंगे, हमारे पास आ गया $10,000 का 1% बनता है $100। $10,000 हमने ऐड किया, बैलेंस हमारे अकाउंट में है। हमारा हमारे पास ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कि
1% बनता है $100। स्टॉप लॉस जहाँ पे हमने रखना है वो रखना है 50 पिप्स। 50 पिप पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है 1% के हिसाब से, अकाउंट का 1% के हिसाब से। और पिप वैल्यू इन डॉलर, एक पिप पे हमारे $2 कटिंग होगी, एक पिप पे हमारी $2 कटिंग होगी। और जो हमने लॉट साइज यूज़ करना है 0.20, ये हमने लॉट साइज यूज़ करना है, तो हमारा क्या होगा, हम 1% के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, आपने कोई भी बैलेंस इसमें ऐड करना है तो आप अपना कोई बैलेंस इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब हम देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ लूजिंग सिनेरियो। ये लूजिंग सिनेरियो है, यहाँ पे हम पुट करते हैं $10,000 बैलेंस, इंटर किया तो ऑटो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के साथ कैलकुलेट हो चुका है। ये लूजिंग सिनेरियो है। $10,000 हमने बैलेंस पुट किया, 1% हमारा जो ट्रेड बैलेंस है $100। हमें अगर लॉस होगा एक ट्रेड में, हमारा स्टॉप लॉस है $100 पे, हमारा लॉस होगा $100 का, हमारे पास रहेगा 9,900। अच्छा, अभी मुझे कौन बताएगा कि $10,000 का अकाउंट है हमारा, तो कितनी ट्रेड्स हम लॉस में जाएंगे, स्टिल लॉस, कंसिस्टेंटली लॉस में जाएंगे तो हमारा अकाउंट वॉश होगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको पता है वो नहीं बताएंगे, आप मुझे मैसेज कर दें कि ऑलमोस्ट कितनी ऐसी लूजिंग ट्रेड्स होंगी स्टिल जिनमें हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, हम 1% का रिस्क ले रहे हैं जिसमें हमें $100 का पहले लॉस हुआ एक ट्रेड में, और हमारी कितनी ट्रेड लॉस में जाएंगी तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। कोई भी आइडिया है तो आप बता दें। ठीक है, इकरा बोल रही है 100 ट्रेड में अकाउंट वॉश हो जाएगा। कोई और, कोई और बताना चाहे जी, कितनी ट्रेड में हमारा अकाउंट वॉश होगा, तो अगर 100 ट्रेड हम लॉस करते हैं स्टिल तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। बताएं, मैसेज करें। जी, बिलाल अवान 100 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स मोर देन 100 ट्रेड्स, तो मैसेज किया हुआ सबने। अनाया बता रही हैं 100 ट्रेड। अच्छा, चलें देखते हैं कि कितनी ट्रेड्स हम स्टिल लॉस में जाएंगे तो हमारा अकाउंट वॉश होगा। नीचे जाके देखते हैं। ये देखें, 100 ट्रेड्स हमारी लॉस में गई, 100 ट्रेड्स हमारी लॉस में गई, फिर भी हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, 3,660, 3,660। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या 200 ट्रेड में हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा, 200 ट्रेड में हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा? मैसेज करें। असमत साहब बता रहे हैं यस। चलें देखते हैं, बिलाल अमान बता रहे हैं नहीं। चलें देखते हैं। अच्छा, 150 में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें देखते हैं 200 ट्रेड में, देखते हैं कि हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये देखें, 200 ट्रेड, 200 ट्रेड हमने स्टिल लॉस किया, फिर भी हमारे पास $1,340 पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोटल कितनी ट्रेड में हमारा अकाउंट वॉश होगा। किसी का माइक, एक मिनट में हाथ से म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, देखते हैं हम कितनी ट्रेड में हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये देखें, आपके सामने है सारा
सारी कैलकुलेशन हुई थी, 500 ट्रेड आपने स्टिल लॉस की। 500 ट्रेड्स बहुत सारी होती हैं, 500 ट्रेड आपने स्टिल लॉस की, फिर भी आपके पास $66 पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या, आपका अकाउंट वॉश नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे सारा दिन मैसेज करते हैं कि मेरा आज $1000 का अकाउंट वॉश हो गया, मेरा आज $8000 का अकाउंट वॉश हो गया। तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से अकाउंट वॉश होते हैं, किस तरीके से वॉश होते हैं। जब मुझे समझ नहीं थी तब तो मैंने भी वॉश किए अपने अकाउंट किए। तो लेकिन ये इसकी रीज़न क्या है, 500 ट्रेड में हमारा अकाउंट वॉश नहीं हुआ, इसकी रीज़न क्या है, हम देखते हैं। रीज़न ये है कि आपको मैंने बताया कि हमने 1% रिस्क लिया, 1% रिस्क लिया, पहले बने $100, 990 बचे ना, रिमेनिंग बैलेंस बचा 990। अब 990 का 1% लेना है। तो ये देखिए साथ में हमारा क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस की भी परसेंटेज कम हो रही है ना। पहले $1000 का 1% लिया था, अभी 990 का 1% लिया। ठीक है, 99 लॉस होगा। फिर 980 9801, इसका 1% भी साथ साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, $1000 का अगर 1% होता तो उस तरीके से अकाउंट वॉश हो जाना था, लेकिन हमारे बैलेंस का भी 1% कम हो रहा है साथ साथ। ठीक है, तो 1% भी छोटा होता जा रहा है। तो ये बात क्लियर होगी आपकी। आपने 1% के साथ ट्रेड लेनी है, 1% के साथ आपने टीपी रखना है, 50 पिप टीपी, 50 पिप एसएल। और टीपी आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप एसएल को आप रिमूव नहीं करेंगे, एसएल को आपने ट्रेल नहीं करना। एसएल किस जगह पे लगाना है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन जिस जगह पे लगाएंगे ऑर्डर फ्लो के लिहाज से, वहां से हमने अपना एसएल रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो ये था लूजिंग सिनेरियो। अब हम विनिंग सिनेरियो देखते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ हम विनिंग सिनेरियो देखते हैं कि हमारा $10,000 का अकाउंट है, 1% के साथ हमने ट्रेड की, 1% के साथ हमने ट्रेड की। तो हम तकरीबन हम कहते हैं कि 100 ट्रेड में हमारा अकाउंट कहाँ पे जाएगा, 100 ट्रेड में हमारा अकाउंट कहाँ जाएगा, सिर्फ 1% के रिस्क के साथ। स्टिल $500, 500 लॉट्स हमने ली, वो 100 के 100 प्रॉफिट में गई, 100 के 100 नहीं जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो हम देख लेते हैं कि 100 ट्रेड में हमारा बैलेंस कहाँ पे पहुंचेगा 1% के साथ। ये आपके सामने है, 1% के साथ हमारा बैलेंस है $27,000, $27,000। तो हम देखते हैं 100 ट्रेड में 100 के 100 विनिंग तो नहीं होंगी, लेकिन लूजिंग सिनेरियो जिस तरीके से बना हुआ था उसी तरीके से हम विनिंग सिनेरियो देख रहे हैं। हम कहते हैं 500 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में गई, सिर्फ 1% के रिस्क के साथ, ज़्यादा नहीं। लोग क्या करते हैं, 50% रिस्क लगाते हैं और 2 ट्रेडों में अकाउंट वाश, ऐसे ही करते हैं ना अकाउंट वाश, क्योंकि अकाउंट वाश होते ही ऐसे हैं। 100% तो कोई ट्रेड होती नहीं है भाई, तुमने 50% ट्रेड क्यों ले ली फिर। तो वो 2 ट्रेडों में अकाउंट वाश हो जाएगा। 10% ट्रेड लेंगे 10% रिस्क के साथ, तो वो आपका क्या होगा, 10 ट्रेड में अकाउंट वाश हो जाएगा। आप 1% लें रिस्क, सबसे छोटा, और हम देख रहे हैं कि ये देखें आप, 500 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई, तो बैलेंस आपके सामने कितना बनता है। पाकिस्तान पीकेआर में अगर हम इसको एक्सचेंज करें तो अनबिलीवेबल। ठीक है, 14,50,000 बनते हैं। तो ये सिर्फ 1% के साथ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ। ठीक है, तो आपको बताया था कि आप एक टर्टल हो, आप रैबिट नहीं हो। कतरा कतरा अपनी बाल्टी को भरोगे तो 500 ट्रेड में आपका अकाउंट आपके सामने कहाँ पे पहुंचा। तो ये थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये थी मनी मैनेजमेंट। अगर इसको आप फॉलो करें, कभी भी आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। आप यहाँ पे $1000 डालें, हम कहते हैं कि $1000 पे हमारा अकाउंट 500 ट्रेड में कहाँ पहुंचेगा। हम देख लेते हैं, ये
500 ट्रेड विनिंग 1% के साथ $1,44,000 ये हमारा बनता है पीकेआर में, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मनी मैनेजमेंट। अभी आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी है। आपको ये फाइल दे दूंगा, आप इस पे अपना बैलेंस ऐड करें, उसका 1% निकालें, क्या लॉट साइज यूज करना है कैलकुलेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे वो भी ये सामने है आपके। तो ये फाइल मैं आपको कोर्स के बाद दे दूंगा। तो ये थी मनी मैनेजमेंट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने साइकोलॉजी पढ़ी, मनी मैनेजमेंट और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं आगे। अच्छा, बेसिक वीएसए के बारे में बेसिक बताऊंगा आपको। अच्छा, वीएसए स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा, दुनिया में कोई भी मेथड नहीं है वीएसए के साथ जो वीएसए के अलावा कोई प्रॉफिटेबल हो। सारे लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, सॉरी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एक्सेट्रा सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। सिर्फ वीएसए ऐसा इंडिकेटर है लीडिंग जिसे कहते हैं, कि जो हमें प्राइस की मूवमेंट से पहले हमें कंफर्मेशन दे देता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं क्या क्या होता है वीएसए में, क्या क्या चीजें आती हैं। VSA stands for volume spread analysis. Here spread means the range of the bar, distance from bar to low. अच्छा, VSA में हम बार को देखते हैं, बार एनालिसिस करते हैं हाई टू लो। बार एनालिसिस आपको पता है, बार एनालिसिस क्या होते हैं, बार स्प्रेड क्या होता है, बता देता हूँ आपको। ये कैंडल है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, तो ये कैंडल है। अच्छा, इस स्प्रेड किसे कहते हैं? स्प्रेड ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। हाई और लो के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है, ये बेसिक में आता है। हाई और लो के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। अच्छा, मुझे मैसेज आ रहे हैं, एक मिनट। मलकीत सिंह कह रहे हैं वीएसए में कैंडल से भी हम एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वीएसए में हम, वो जब मैं प्रैक्टिकली जाऊंगा ना चार्ट पे, अभी प्रैक्टिकल जाएंगे, जब चार्ट ओपन करूंगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा। अच्छा, it is methodology, not strategies. So within this methodology you can create your own strategy or you can use the standard ones. ये एक स्ट्रेटजी नहीं है, लोग कहते हैं वीएस एक स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है। ये खुद इंसान को क्रिएट करनी पड़ती है, खुद साइन डिटेक्ट करने पड़ते हैं, खुद स्ट्रेटजी इंसान बना सकता है वीएसए में। Market moves when there is imbalance in supply and demand. They take place or created in imbalance when supply increase, demand decrease, and when supply decrease and demand decrease. VSA helps in identifying these imbalances. आपको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा होता है? जो ब्रोकर हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? आवाज सबको आ रही है? जी नौमान भाई, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ना। जी जी बिल्कुल, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें प्रोवाइड क्या कर रहे होते हैं? हमें तो सामने कैंडल्स दिखा रहे होते हैं। उनके बैकएंड पे क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड होती है, जो हम इतना डीपली ना जाएं, तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कोशिश कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ आ जाए ना। सप्लाई एंड डिमांड, अब सप्लाई आने से मार्केट ने किस तरफ जाना है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, वो
हम नहीं देखते। हम एक रिटेल ट्रेडर हैं, हमने कैंडल बस एक देखी, तो जहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा वीकनेस नजर आए, हमने जनाब सेल लगा दी। तो वीएसए हमें क्या दिखाता है? वीएसए हमें हेल्प करता है इम्बैलेंसेस, सप्लाई और डिमांड ढूंढने में। कहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, वो हमें वीएसए हेल्प करता है। और कोई भी इंडिकेटर, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर आपको ये नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए हम वीएसए को कहते हैं ये एक वाहिद लीडिंग इंडिकेटर है। आपको पता है कि किसी चीज की अगर सप्लाई ज्यादा हो, उसका रेट कम होता है। ठीक है, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, उसका रेट कम होगा। और अगर उसकी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो उसका रेट कम हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि एक रेडी पे एक आलू प्याज लगे हुए हैं, ठीक है, और वो उसके पास इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि उसे पता है कि अगले 10 दिन भी नहीं बिकने वाले। तो वो क्या होगा, उसका रेट कम लगाएगा, उसका रेट कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास ज्यादा पड़ी हुई है और वो कम रेट में चाहेगा कि यार कम रेट में निकल जाए, क्योंकि ये आलू जो पड़े हुए हैं ये मेरे पास खराब ना हो जाए। ठीक है, और उसको लेने वाले भी कम होंगे, क्योंकि जब हर दुकान पे मिल रहा होगा तो लेने वाले कम होंगे, हर जगह से मिल रहा होगा। तो जिस वक्त मतलब सप्लाई जब ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। और किसी वक्त उसी उसी रेडी पे, उसी दुकान पे अगर आलू कम पड़े हुए हैं, थोड़े हैं, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है, जहां से वो मंगवाता है वहां से सप्लाई नहीं आ रही, तो वो क्या होगा, जब उसके पास थोड़े से पड़े हुए हैं, उसे पता है कहीं और से मिलने भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसका रेट बढ़ा देगा। तो जब कहीं से नहीं मिलेंगे तो डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वीएसए जनरल रूल इज दैट स्ट्रेंथ अपीयर ऑन डाउन बार एंड वीकनेस अपीयर ऑन अप बार। अच्छा, ये चीजें जब तक आपको वीएसए नहीं आएगा आपको नहीं समझ आने वाली। वीएसए जो वॉल्यूम है हमें, जो स्ट्रेंथ अपीयर होती है डाउन बार पे, मतलब बिरिश बार पे, और वीकनेस हमें अपीयर होती है अप बार पे, बुलिश बार पे हमें वीकनेस अपीयर होती है। तो ये चीजें जब तक आपको वॉल्यूम नहीं पता तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हम आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग करने से पहले ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं? मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मैंने भी जब कहा था कि 10 बजे तक वेबिनार होगा, लेकिन मुझे एक दोस्त की कॉल आ गई थी, उसने कहा था कि मैं जो है ना 9 बजे तक आपके पास आ जाऊँगा, तो इसलिए मैं 9 बजे तक कोशिश करूँगा कि हम फ्री हो जाएं। अच्छा, ट्रेडिंग प्लान के बारे में देखें, ऑब्जेक्टिव एंड गोल। जो कोई ट्रेडिंग करता है हर किसी के एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी के गोल्स होते हैं। ठीक है, आप बिना किसी मकसद के ट्रेडिंग में तो नहीं आए ना। अभी अब सबसे सवाल किया था कि आप ट्रेडिंग क्यों सीखना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई यू वांट टू बी अ ट्रेडर। आप ट्रेडर क्यों बनना चाह रहे हैं? ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बीइंग ओन बॉस, आप इसमें खुद बॉस होते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। अच्छा, ये ट्रेडिंग प्लान आपने सिलेक्ट किए हो, ठीक है, आपके क्या ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है, आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो, उसके बाद हर किसी वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 5 ईयर। आप खुद को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ पे देखना चाहते हो? आप कह सकते हो अपने अकाउंट को, आपने $1000 का अकाउंट है तो आपके गोल सेट हुए हो कि आपने 1 साल बाद अपना अकाउंट कहाँ पे देखना चाहते हो। आप $10,000, 15,000, आप एक गोल सेट करो। ठीक है, ट्रेडिंग में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, वो चीज़ें आप एक पेज पे लिखो, उस पेज को प्रिंट आउट करके अपने कंप्यूटर टेबल पे रख लो। जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठो, अब खुद को एक दफ़ा बोल दो कि बड़ी लॉट्स नहीं लेनी, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करनी, अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड लेनी है, ठीक है, हाई प्रोबेबल एंट्री लेनी है। तो ये चीज़ें आप अपने पास लिख के प्रिंट कर लो, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठो तो आप एक दफ़ा उन चीज़ों को दोहरा लो। ठीक है, टारगेट, आपके टारगेट होने चाहिए
आपने यहाँ पे लिखना है राइट डाउन योर वीकली मंथली, मतलब मंथली आपने कितना अर्न करना है, 6 मंथ में आपने कितना अर्न करना है, आप 6 महीने में अपनी इक्विटी कहाँ पे देखना चाहते हो, 1 साल में कहाँ पे देखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने वो चीज़ लिखनी है। ये ट्रेडिंग प्लान है, ये आपको मैं मेल कर दूंगा, मेरे पास फाइल है पड़ी हुई, मुझे मैसेज कर देना, आपको मेल कर दूंगा। अच्छा, मार्केट टू ट्रेड, अभी ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपने कौन से पेयर पे ट्रेड करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके चार्ट लगे हुए होने चाहिए। वैसे ट्रेडिंग जो है वो मेजर करेंसी पेयर पे करनी चाहिए। लोग बहुत सारे पेयर पे करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है कि वो हेजिंग में पड़े होते हैं, उनको समझ नहीं होती। एक ही ट्रेड को उन्होंने, एक ही पेयर को उन्होंने एक टाइम पे बाय भी किया होता है, सेल भी किया होता है। उस तरीके से क्या होता है, उनकी ट्रेडें फंसी रहती हैं, महीनों उनकी ट्रेडें फंसी रहती हैं। वो कहते हैं जी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। तो आप कोशिश ये करें, आप जब तक आपके पास स्किल्स नहीं आती, जब तक आप प्रोफेशनल फील्ड में नहीं जाते, आप सिर्फ मेजर करेंसी पेयर पे ट्रेड करें। वो पेयर कौन से हैं ये लिखे हुए हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, और माइनर में आते हैं एयूडी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, और यूएसडी कैट, कैनेडियन डॉलर। ये पेयर कुछ हैं, अगर इनमें से आपने कुछ ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर लें, उसको ट्रेडिंग प्लान में ऐड कर लें। इनके अलावा आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको खुद के साथ कमिटमेंट होना पड़ेगा। कमिट होंगे अपने साथ तब आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, कामयाब होंगे। अच्छा, बाकी सारे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, अपने माइक म्यूट कर लें सारे। आगे चलते हैं हम। अच्छा, ट्रेडिंग प्लान में ये आता है टाइम फ्रेम। आपने टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है ये आपने सिलेक्ट करना है। हर सारे टाइम फ्रेम की तरफ नहीं देखना। ठीक है, जो आपको टाइम फ्रेम बेस्ट लगे आप वो यूज़ करो। अपने पोजीशन ट्रेड यानी आप डेली पे करो, H4 पे ट्रेड लो। और अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो M5, 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये स्कैल्पिंग के लिए होते हैं। तो जो भी टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड करने हैं वो आप मेंशन कर लो, उसके अलावा आपने किसी पे ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट आपको बताया हुआ कि आपने 1% का रिस्क लेना है, उसके अलावा अगर आप 2%, 3% का रिस्क लेना चाहते हो, आप नोट कर लो अपने पास कि मैंने अपने बैलेंस का, मेरे पास जितना कैपिटल है, मैंने 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। आप ये चीज़ अपने पास नोट कर लो। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट में क्या आता है, आपने जहाँ पे एसेट रख लिया, आपने उस स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना। ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिया वहीं पे रखना है। टेक प्रॉफिट जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया 1:2, 1:3, टेक प्रॉफिट को अगर आपको ऐसा लगे कि ट्रेड और प्रॉफिट में जा सकती है तो आप अपना टेक प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जहाँ पे आपने लगा दिया वहाँ से हटाना नहीं है, वहाँ से चेंज नहीं करना। अकाउंट वॉश होने की एक रीज़न ये भी होती है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं और उनका अकाउंट इस तरीके से वॉश हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। और ये बात तो मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ कि मेरी जो ट्रेडिंग इम्प्रूव हुई है ना, मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूव होने की रीज़न ये थी कि मैंने जो लॉस किया, मैंने उन लूजिंग ट्रेड को टैग किया चार्ट पे, देखा कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी और लॉस में गई, रीज़न क्या थी। जहाँ पे प्रॉफिट हुआ उसको उसको चार्ट पे देखा कि यहाँ पे एंट्री मैंने ली थी और ये प्रॉफिट में गई है, इसकी रीज़न क्या है। और यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली है वो स्टॉप लॉस को हिट हुई है तो मैंने एंट्री क्यों ली है। आपने अपनी लूजिंग ट्रेड से सीखना है। जो ट्रेड आपकी लॉस में जाए उसको भूलना नहीं है, आपने उसी ट्रेड से सीखना है और उसी से आपको सीखने का मौका मिलेगा, उसी तरीके से आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। आपने ट्रेड ली, वो ऐसा लेट हुआ, आप उसको देखो यार आपने ट्रेड क्यों ली थी, रीज़न क्या थी ट्रेड लेने की। तो वो जब आप देखोगे तो आपको अपनी गलतियां खुद आप निकालोगे कि यार यहाँ पे तो प्राइस सपोर्ट के ऊपर थी तो मैंने उसको बाय करना था, मैंने सेल कर दिया था, ये मेरी गलती थी, मैंने तो बाय करना था। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि यार यहाँ पे तो सेल का सिग्नल मिला था, मैंने बाय कर ली थी।
तो अपने आपने अपने लूजिंग ट्रेड से सीखना है, अपनी ट्रेडिंग लूजिंग ट्रेड से सीखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम आएंगे थोड़ा प्रैक्टिकली आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे हम। हाउ टू प्लेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन। अच्छा चलें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर लो, सारे मुझे मैसेज कर दो, मैं 2 मिनट में ज़रा पानी पी के आया। ठीक है, मैं पानी पी के आता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो। और मैसेज करो, मुझे पता चले कि आप सब लोग अवेलेबल हो और एक्टिव हो। मुझे मैसेज करो सारे, मैं आता हूँ। 2 मिनट वेट। This conference will now be recorded. अच्छा, देखते हैं क्या क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, जमान पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग में वीएसए में और वेक ऑफ मेथड में क्या डिफरेंस है। वेक ऑफ मेथड का मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोगों ने पूछा था। अच्छा किया जमान आपने मुझे याद करवा दिया। ट्रेडिंग वीएसए में और वेक ऑफ मेथड एक जैसे होते हैं, तो बहरहाल मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, जहीर तारिक ने क्वेश्चन किया है। अच्छा, ये जहीर साहब कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि ट्रेड बाय में है या सेल में है। बाय का बता के सेल में चली जाती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी लॉस होता है। ये जहीर तारिक साहब बोल रहे हैं। इसकी रीज़न ये होती है, देखें, अगर आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव है, खुद पे सबसे पहली बात यह खुद पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है, लोग होते हैं, लोगों को खुद पे बिलीव ही नहीं होता। ठीक है, खुद पे बिलीव होना चाहिए। उसके बाद जो आप मेथड यूज करते हो आपको उस पे बिलीव होना चाहिए। अगर वो मेथड लीडिंग है तो आप आरएसआई पे बिलीव करना शुरू कर दो तो फिर तो आपका अकाउंट वॉश ही होगा ना। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है, उस पे बिलीव हो, तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। अगर वो लॉस होता है तो आपने खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। उसकी रीजन ये होती है, बाज़ औक़ात मार्केट का डिसबिहेवियर होता है। हमने एंट्री ली हुई है सेल की, पॉसिबिलिटी सेल की थी, और वो एंट्री फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस पे करी थी, उसने नीचे ही आना था, लेकिन क्या हुआ, वो अचानक ऊपर निकल गई है। एक तो रीजन है, फंडामेंटल रीजन होती है, फंडामेंटल रीजन होती है। उसके बाद अगर विदाउट फंडामेंटल उसका बिहेवियर चेंज होता है तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट का डिसबिहेवियर है। आप खुद को बिलेव आपको आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कहना है कि मार्केट का डिस, जब आप कहोगे ना कि यार ये तो मेरे एनालिसिस गलत हो गए, तो इससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में फर्क पड़ेगा, आपको आपसे सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, आगे देखेंगे हम कि कौन सी ट्रेड को बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना है, बताएं। अच्छा, बिलाल अवाने पे मतलब 0.03 लॉट हर ट्रेड में लगेगी स्टैंडर्ड अकाउंट में। बिलाल अवान, आपको मैं फाइल दे दूंगा। आप बिलाल अवान पूछ रहे हैं भाई, मल्टीपल टाइम ट्रेड लेनी हो और इक्विटी $300 हो एक अकाउंट की, तो कैसे हर ट्रेड 1% रिस्क के साथ ले सकते हैं। यार वो आपको मैं फाइल दे दूंगा, आप उसको कैलकुलेट करके, तो आप उसका 1% निकाल लेना। आप उसका टेक प्रॉफिट अभी आपके सामने आ जाएगा, और जिस तरीके से ट्रेड करनी है आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने ड्रा करने हैं, मलकीत सिंह पूछ रहे हैं। साकिब कह रहे हैं एक्टिव, वेरी गुड वेबिनार, असमत एक्टिव, प्रेजेंट सर, मोहित, ताजमहल। चले ठीक है, आगे चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू प्लेस, मतलब ये सबसे बेसिक में भी आता है और ये एडवांस में भी आता है। कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बना रहे हैं। बिल्कुल, मेरे अपने स्टूडेंट हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बना रहे हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट बना रहे हैं। अच्छा, वो किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
अभी हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली, देखते हैं। अच्छा, आपको समझाने के लिए एक स्पोर्ट वो होती है जहां पे मार्केट का ठहराव हो, ठीक है। मार्केट का ठहराव हो जहां पे मार्केट ने टच किया हो, और जिस मतलब बैकएंड पे क्या होता है वो तो डीपली हो जाएगा, मतलब जिस एरिया को प्राइस ब्रेक ना कर पाए, जिस एरिया को प्राइस ब्रेक ना कर पाए उसमें क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुई, ठीक है, ये प्राइस आपकी स्टार्ट हुई, प्राइस ऊपर गई, दोबारा इस एरिया को टच करने के लिए आती है, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है, दोबारा इस एरिया को टच करती है, इसको नहीं ब्रेक कर पाती, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती, ये एक सपोर्ट है। अच्छा, प्राइस ऊपर जाती है बाय ट्रेंड में, जाके इसी तरीके से रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे बैंक वालों ने रेट हाइक्स किए होते हैं, ठीक है, रेट हाइक किए होते हैं, फंडामेंटल है, फंडामेंटल आपको इसमें फंडामेंटल का नहीं बताऊंगा, वो एडवांस है, या पे रेट बैंक वालों ने हाइक किए होते हैं, तो यहाँ पे उनको परमिशन नहीं होती कि इस पॉइंट को ब्रेक करने की, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने सेल ऑर्डर रखे होते हैं, बड़े वॉल्यूम के साथ सेल ऑर्डर रखे होते हैं, इस तरीके से जब यहाँ पे प्राइस पहुंचती है सेल ऑर्डर फिल होते हैं और प्राइस नीचे भागती है, फिर बायर इसको रिटेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, वो दोबारा से सेल की एंट्री ले लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस का एरिया हो जाता है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस के, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं निकल सकी, ब्रेक नहीं कर पाई, तो वो दोबारा से मार्केट प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं आपको बता देता हूँ वाइक ऑफ मेथड। वाइक ऑफ मेथड क्या होता है? वाइक ऑफ मेथड का बता देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वाइक ऑफ मेथड सही तरीके से वीएसए में यूज होता है, वीएसए हमें कंफर्मेशन देता है कि वाइक ऑफ मेथड है, इस तरीके से ट्रेड करनी है, लेकिन प्राइस एक्शन में भी इसको यूज किया जाता है, सिर्फ ट्रेंड, ट्रेंड आप कह सकते हैं कि ट्रेंड सिर्फ देखना हो तो। अच्छा, वाइक ऑफ मेथड क्या होता है देखते हैं। ये मार्केट एक रेंज में है, प्राइस रेंज में है, क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, इसको हम बोलेंगे ये सपोर्ट है, प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाय ट्रेंड में जाती है, हमें वीएस से वाहिद ऐसा वीएस है जो हमें कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से प्राइस ब्रेक हुई है, तो ये बाय में जा सकती है, ठीक है। वीएस की कंफर्मेशन होगी तब हम एंट्री लेंगे, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेते हैं वो सिर्फ ट्रेंड देख के लेते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है, स्मार्ट मनी जब किसी प्राइस को बाय करना चाहती है तो वो एसएल उड़ाती है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे बाय करोगे, आप लोग यहाँ पे एसएल लगाओगे, प्राइस ऊपर निकलेगी, आपका ऑर्डर फिल होगा, आपका एसएल लगेगा, प्राइस चीप होगी और यहाँ से स्मार्ट मनी बाय करती है प्राइस। अच्छा, ये प्राइस ऊपर निकली और यहाँ पे ऊपर जाके दोबारा से रेंज बना दी, अब ये सपोर्ट बन गई है और ये रेजिस्टेंस बन गई है, अभी इसे हम कहते हैं
ये जो हमारा एरिया है इसे हम प्लॉट कर लेंगे। ये हम कहेंगे कि ये हमारा एरिया अकुमुलेशन है। भाई कॉफ ने बताया कि ये इसे अकुमुलेशन कहा जाता है। हम इसको ड्रा कर लेंगे। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन की अकुमुलेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यहाँ और ये ट्रेंड है, बाय में निकली, ये बाय का ट्रेंड बन गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर प्राइस नीचे ब्रेक करती है, रिटेस्ट करने के लिए जाती है, वीएसए की एंट्री मिलती है और हम यहाँ से प्राइस सेल कर सकते हैं। और वीएसए की एंट्री कितना प्रॉफिट आपको दे सकती है? अच्छा, यहाँ पे अगर आपने वीएसए की एंट्री ली कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, जो क्या होगा, प्राइस सेक्शन या दूसरे ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है, जो वीएसए की एंट्री होगी यहाँ पे जब प्राइस आएगी, यहाँ पे आपको वीएसए एक और एंट्री दे देगा। वीएसए आपको यहाँ पे एक और कंफर्मेशन दे देगा, यहाँ से आप दोबारा सेल कर लोगे। अभी हुआ क्या, आपने यहाँ पे सेल किया, आपने यहाँ पे दोबारा सेल किया, प्राइस डाउन गई, प्राइस ऊपर आई, यहाँ पे आपको दोबारा से वीएसए का सिग्नल मिलेगा, लो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, अभी वीएसए का आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बेसिक सी बता रहा हूँ कि यहाँ पे वीएसए लो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ से आप दोबारा सेल की एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके से होगा क्या कि एक वीएसए की एंट्री आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारा वीएसए की मदद से आप कर सकते हैं। वीएसए ही ऐसा एडवांस मेथड है, इसके अलावा जो भी है वो बस गैम्बलिंग ही समझ लें आप। प्राइस एक्शन भी है, प्राइस एक्शन के बगैर वीएसए कुछ नहीं है। चैनल लगाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये प्राइस सेक्शन में ही आता है। और लेकिन वीएसए के साथ किसी का मुकाबला नहीं है। अच्छा, वेकअप का भी बता दिया आपको। इसके बाद हम चार्ट पे जाते हैं। चार्ट पे हम देखेंगे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाएंगे। सबसे आसान तरीका आज आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने का। अच्छा, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। इसमें अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है ट्रेडर्स की कि वो कंफ्यूज रहते हैं। ट्रेडिंग जब करते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से हम अब ट्रेडिंग करें, हम किस तरीके से सपोर्ट लगाएं, रेजिस्टेंस कहाँ पे हो। तो मतलब वो परेशान ही रहते हैं कि यार शायद मेरा ये सपोर्ट गलत ना हो, रेजिस्टेंस गलत ना हो। तो उनको अपनी ट्रेडिंग पे, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिलीव नहीं होता। तो इसको जितना आसान होकर समझोगे इतना ही आपको प्रॉफिट देगी, जितना मुश्किल समझोगे ये आपको समझ नहीं आने वाली। बहरहाल मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ आज। लोगों ने क्या किया होता है, यहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने लाइनिंग लगाई होती है, तो वो उनको खुद भी समझ नहीं होती कि कौन सी सपोर्ट है और कौन सी रेजिस्टेंस है। अब इतनी सारी लाइन होंगी चार्ट पे, तो वो तो बंदे का दिमाग खराब ही होता रहेगा। ठीक है, तो वेल मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने का। सबसे पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे।
वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, आप लाइन चार्ट लगाएंगे। लाइन चार्ट आप लगाएंगे, लाइन चार्ट लगा लिया। लाइन चार्ट लगाने के साथ बात, अच्छा एक चीज आपको नहीं बताई मैंने, वीएस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो एक लाइन नहीं होती। लोग कहते हैं ये एक लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, एक लाइन नहीं होती, ये एक एरिया होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एरिया होता है। जैसे एक एरिया को आप कहते हो रेजिस्टेंस, एक को कहते हो आप सपोर्ट। ठीक है, आपको ये याद रहेगा ना, एक लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती, एक एरिया होता है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, ड्रा रेक्टेंगल टूल है, यहाँ पे पड़ा होगा एक्सट्रीम फॉरेक्स ब्रोकर, मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे ड्रा रेक्टेंगल टूल आप ओपन करेंगे, आपको जो हाई नजर आ रहे हैं एरियाज, जहाँ से मार्केट की प्राइस रिवर्स हुई है, हर जगह पे नहीं लगानी, जहाँ पे मार्केट की प्राइस रिवर्स हुई है उस एरिया को आप ड्रा करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये लाइन आपने प्लॉट की, एक लाइन, लाइन मींस ये एरिया हमारा, एक एरिया सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ये देखें, ये एज अ सपोर्ट इसने काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट काम किया, और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये एक एरिया है ना। अच्छा, इसी तरीके से हम एक और लगाएंगे, ये लगा लिया हमने। एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस तब तक वैलिड होती है जब तक मिनिमम 2 पॉइंट टच ना हुए हो। ये आपकी सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपकी तब सपोर्ट बनेगी जब प्राइस आई टच किया, प्राइस ऊपर निकल गई, दोबारा टच किया, ऊपर निकल गई। तो कहने का मकसद ये है कि मिनिमम 2 टाइम जब सपोर्ट को टच करेगी, तब हम इसको कहेंगे कि ये एक वैलिड सपोर्ट है। एक बार टच करने से हम उसको सपोर्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और इसी तरह रेजिस्टेंस भी होती है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक एरिया हम ये प्लॉट कर लेंगे, एक एरिया हम ये प्लॉट कर लेंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम था। अगर इस आपने ज़्यादा करना है तो आप इसको भी कर लो। इसके अलावा एक ये है, एक एरिया बन रहा है सपोर्ट का, और यहीं पे बन रहा है रेजिस्टेंस का। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली पे आएंगे, ये लाइन प्लॉट करके हम डेली पे आ गए। डेली पे आके अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आप ने अगर डेली पे ट्रेड लेनी है तो आप वीकली पे करेंगे, वीकली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे। आपने लगा लिए तो ये आपके सामने लग गया। अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है तो आप इस डेली के जो और आपको नजर आ रहे हैं, आप उनको भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं एरिया, आप इनको लगा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ वो एरिया है जहाँ पे मार्केट हमें पता है कि रिवर्स होनी है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं स्पोर्ट जिनका कोई काम नहीं होता, प्राइस आएगी टच करेगी लेकिन प्राइस मूव नहीं होगी। अब क्या होता है, अब देखें, ये एक एरिया है। ठीक है, अब इसे आप अगर सपोज रेजिस्टेंस बोल दो तो क्या होगा, आपकी आपकी ट्रेड यहाँ पे आएगी, आप यहाँ से निकल जाओगे। जबकि आपको पता है कि इसकी सपोर्ट एक यहाँ पे है, जहाँ तक आपकी एंट्री वैलिड हो सकती है, लेकिन आप यहीं से ट्रेड में से निकल जाएंगे।
तो ये गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से काफ़ी नुकसान भी होते हैं। ठीक है, आपने बहुत कम लगाने वही हैं जहाँ से मार्केट की प्राइस रिवर्स हुई है। अभी हम जाएंगे टाइम फ्रेम पे, कैंडल्स पे। कैंडल पे आ गए। ये एरियाज हैं आपके पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लग चुके हैं और जहां से प्राइस रिवर्स हुई है। ये देखें, ये सपोर्ट था, प्राइस गई इस वाले ये जो सपोर्ट है इसको टच करने के लिए आई। ठीक है, प्राइस फिर ऊपर निकली, रेजिस्टेंस पे आई। ठीक है, रेजिस्टेंस ने दोबारा से इसको नीचे किया, पुश किया, फिर इसने रीटेस्ट किया और दोबारा प्राइस सपोर्ट को टच करने आई। सपोर्ट को टच किया, यहाँ पे आई, इस एरिया को ब्रेक किया और ये सपोर्ट है। यहाँ पे 2-3 दफा रिट्रेसमेंट की, इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इस एरिया में जी रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब कुछ एक जैसे ही है ना। मतलब किसी जगह पे वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, किसी जगह पे रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है, इस एरिया को हम पे ब्रेक करने की कोशिश की है, तो बायर ज्यादा नहीं थे जिस वजह से दोबारा प्राइस ने रिट्रेसमेंट की। ये रिट्रेसमेंट की और रिट्रेसमेंट के वक्त हमें वॉल्यूम एंट्री दे देता है, वॉल्यूम अच्छा सिग्नल दे देता है हमें बाय करने का। ठीक है, अच्छा, और क्या होगा, यहाँ से प्राइस फिर बाय की तरफ निकली, तो ये एरियाज हैं रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसको, जहाँ से प्राइस ब्रेक हुई, ये एरिया था हमारे पास सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा था। क्या हुआ, प्राइस ने ये कैंडल आई बड़ी स्प्रेड के साथ और इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग डाउन हुई। तो हमें पता था कि इसने सपोर्ट को ब्रेक कर लिया, अब ये नीचे दूसरी सपोर्ट को टच करेगी। ठीक है, ये मस्ट है, इसको टच करना है इसने। आपके सामने है कि आप देखें ये कितनी अच्छी एंट्री थी डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखें, यहाँ तक आई, फिर रिट्रेसमेंट हुई, नीचे आई सपोर्ट तक, दोबारा इसको रीटेस्ट किया, अभी सपोर्ट पे है प्राइस, रेंजिंग में। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप एंट्री लेना चाहो तो ये बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। ठीक है, और सिर्फ क्या होता है, लोग इसको समझते नहीं है, लोगों के दिलों में डर होता है कि पता नहीं मैंने ये लाइनें सही लगाई या सही नहीं लगाई। तो अपनी ट्रेडिंग पे बिलीव करना सबसे पहली सक्सेस है। अपने सपोर्ट जैसा भी लगाया उस पर आप बिलीव करें कि हाँ ये ठीक है, तब आप उस पर एंट्री ले सकते हो। आप सिग्नल किसी को दे रहे हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने का तरीका था, आपको बता दिया। इसके अलावा भी मेथड हैं, उसके अलावा क्या मेथड हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के, वो भी बता देता हूँ आपको। छोटा सा मेथड है एक, आप मंथली टाइम फ्रेम खोलेंगे, उसकी जो हाई है, लास्ट कैंडल का जो हाई है, उस पर एक लाइन लगाएंगे, उसका जो लो है उस पर लगाएंगे, उसके प्रीवियस सेकंड लास्ट जो कैंडल है उसके लो पे और उसके हाई पे। ठीक है ये आपने लगा दी लाइंस। वीकली टाइम फ्रेम पे आप आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा हो चुकी है, आपको नजर आ रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा हो चुकी है। तो ये है, सिंपल सा मेथड है, बहुत आसान। ये देख लें, यहाँ पे टच किया, रीटेस्ट करने के लिए गई और इस एरिया को ब्रेक किया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने का ये दो तरीके हैं, आप इन दोनों पे किसी पे भी काम करें, अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको।
अच्छा, इसके अलावा हमने क्या देखना था, हमने हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रा की जाती है। हम इसी टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। हम ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रा करते हैं। ये है ट्रेंड लाइन का टूल है, ड्रा ट्रेंड। अच्छा, इसमें ये बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बाय ट्रेंड में आपने अगर बाय ट्रेंड देखना हो, आप नीचे से लगाएंगे, ठीक है। आप नीचे से मतलब जो उसके लो होंगे आपने वहां से प्राइस लेनी है। ये भी बहुत आसान मेथड है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिस वजह से तो बहुत आसान चीज़ है ये। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ आपको बताई थी कि ये वैलिड तब होती है जब मिनिमम 2 बार प्राइस ने इसको टच किया हो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इससे ज़्यादा जितनी बार मर्जी किया हो, 2 बार मस्ट है। तो ये कोई लाजमी ऐसी बातें नहीं है कि यार ये रूल है, कुछ पॉइंट एंड फिगर नहीं है। आपके सामने मुझे 2 पॉइंट नजर आए, मैंने ट्रेंड लाइन ली, ठीक है, और उस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला मुझे, ठीक है। एक यहाँ पे प्राइस ने टच किया, प्राइस दोबारा इसको सपोर्ट की तरह टच करने आई, सपोर्ट, ये सपोर्ट है, याद रखना ये लाइन सपोर्ट है। इसको प्राइस ने टच किया, सपोर्ट, और यहाँ पे टच किया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई प्राइस, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम एंट्री लेते हैं। ये प्राइस सेक्शन का सिग्नल है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम एंट्री लेते हैं। तो वो ब्रेक कब हुई, ये देखें, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, और जब क्लोजिंग नीचे हुई, क्लोजिंग ट्रेंड लाइन से नीचे होगी, तो ये आपकी शॉर्ट लॉन्गर टर्म की एंट्री होगी सेल की, ठीक है। ये इसने ब्रेक किया तो ये आपके सामने है, प्राइस डाउन आई, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन भी आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा ट्रेंड लाइन आप किस तरीके से ले सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आप ये रख लो इसको, ये ट्रेंड लाइन है, इसको बना लो ट्रेंड लाइन। आप इसको ट्रेंड लाइन बना सकते हो, इसको आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी प्राइस रेजिस्टेंस पे, ऊपर रेजिस्टेंस है। इसके अस्सलाम वालेकुम अलावा आप नुमान भाई, इसको, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, यार असद अलीम ठीक बात ठाक, कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे यार। जी जी जी। अच्छा यार, ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ये शेडो टू शेडो ड्रॉ करनी चाहिए या कैंडल टू कैंडल ड्रॉ करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये जो इसका नीचे लो लगा होता है ना, नहीं नहीं, लो तो होता है ये सम। मैं ये कह रहा ये हूँ कुछ लोग ऐसे जी, करते हैं जी कि कैंडल्स को कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं कि उसको कैंडल टू कैंडल, यानी कैंडल की बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं शेडो मैं की वही कह रहा हूँ शेडो ना। अलग कह रहा हूँ, कैंडल की बॉडी कह रहा हूँ अलग। देखिए, आप ये इस चीज़ की बात कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। आप ये इस पॉइंट की बात कर रहे हो जो ये है, मैं मेंशन करता हूँ, मैं समझ गया हूँ, ऐसी बात सही जो कह रहे इसकी हैं विक आप, है, उधर ही जा ठीक लेके है, जा रहे हैं। ओके। जी हाँ। ये वीक वही तो पूछ रहा हूँ कि शेडो टू शेडो या वीक टू वीक जो भी है वो। जी, विक टू विक। वीक टू वीक। तो ये जो विक होती है ना, ये विक, इसलिए मैं इसको इतना मेंशन नहीं करता, हाईलाइट इसलिए नहीं करता कि इस विक की पे, अगर इसी विक पे इतना बिलीव करना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो एंट्री हमारे हाथ से निकल सकती है। हम कहें जी नहीं, ये तो विक नीचे, एक की विक नीचे आ गई है, पर लेट्स सपोज जैसे हम कहें कि हम यहाँ पे कर लें, जैसे ये तो हम बोलेंगे कि ये विक नीचे आ चुकी है, इसलिए हमारी ये ट्रेंड लाइन अब वैलिड नहीं रही, समझ रहे हैं। तो इस पे बिलीव करना भी जरूरी नहीं होता। दो सपोर्ट अगर आपको पीछे मिल चुकी हैं, दो सपोर्ट, ठीक है, दो सपोर्ट आपको मिल चुकी हैं जो 2 बार टच हुई हैं एक लेवल को, तो फिर आपकी वो एंट्री वैलिड है। उसकी रीज़न क्या है
कि मैं बिलीव इसलिए नहीं करता, वैसे तो जो लिखा पड़ा है वो और ही था कुछ, लेकिन मैं उसको इतना डीपली लेके जा रहा नहीं हूँ, कुछ बेसिक लड़के हैं इसमें। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनकी जो है ना कैंडल की विक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी होती है, जिसमें ट्रेंड लाइन, इसलिए मैं उसको ज़्यादातर नहीं देखता होता। बस 2 सपोर्ट मिल जाए तो मैं उसको ट्रेंड लाइन वैलिड कह देता हूँ। तो ठीक है, कितने कितने टच के बाद जो ट्रेंड लाइन वीक हो जाती है, आपके ख्याल से क्या मिनिम ख्याल है कि कितने? वो ऐसा है ना, देखें मैं आपको बताता हूँ, डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे। अब ये टाइम फ्रेम है ना, अब मैं इसको वीकली पे लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं वीकली पे लगा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या होगा, अभी हम इसको अगर H4 पे देखें तो H4 में इसने 2 से ज़्यादा बार टच किया होगा प्राइस। एक मिनट, क्या हो गया इसको, अच्छा ये जो है हमारा टाइम फ्रेम है H4 पे अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसमें आपको 5-6 बार टच हो सकता है एक सपोर्ट, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बार इसने टच किया प्राइस को, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप जो ट्रेंड लेंगे वो वैलिड होगा। छोटे पे बहुत सारी आपको मिलेंगी ट्रेंड, बहुत सारी, आप जब उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ये आपको मैंने बताया सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, यहाँ पे ये सपोर्ट बन चुकी है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, ये इस तरीके से काम करती है। तो हर किसी का ट्रेंड लाइन कोई खास ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपने कुछ कंफर्म हो आपको, ये एक मेथड खुद से हमने बनाया है, सीधी सी जो बात है, ये मेथड हमने ट्रेंड लाइन का खुद से बनाया है और ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेते हैं और 4-4 5-5 साल से ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छी एंट्री देता है, लेकिन इसके साथ वॉल्यूम मैच करना चाहिए, वॉल्यूम हर चीज़ में ज़रूरी होता है। अच्छा, वॉल्यूम और वॉल्यूम ट्रेडर में, प्राइस एक्शन ट्रेडर में 2-3 खास चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। तो मिनिमम 2 बार टच करे प्राइस ज़रूरी होता है। अच्छा, तो ये चीज़ है थोड़ी सी यार, ठीक है, प्राइस ने ब्रेक तो किया, ये प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, लेकिन दोबारा ट्रेंड में आ चुकी है, दोबारा ऊपर आ गई है। तो ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन लेने का तरीका। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे ये 4 चीज़ें, फेकी रिवर्सल, स्प्रेड एनालिसिस, बार बाय बार एनालिसिस और स्विंग एनालिसिस। अच्छा, फेकी रिवर्सल क्या होता है, इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे नाम हैं, प्राइस एक्शन वालों ने अपना अपना नाम दिया हुआ है इस कैंडल को, पिन बार भी कहते हैं इसको, फेकी रिवर्सल भी होता है। अच्छा, इस पे किस तरीके से ट्रेड की जाती है, ये उन लोगों के लिए फायदा है जो किसी मेथड पे बिलीव नहीं करते, तो वो बस कहते हैं भाई ट्रेड मिली तो एंट्री लो, ठीक है, ये उनके लिए बहुत आसान, बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। अच्छा, वो सबसे पहले तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, उसके बाद मैं फेकी किसको कहता हूँ, ठीक है, रिजेक्शन किसको कहता हूँ, बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये देखें, ये प्राइस सेक्शन में इसका और नाम है, वॉल्यूम में इसको अप थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक है, ये अप थ्रस्ट
की एंट्री बनी हुई है। जो वॉल्यूम अगर देख रहे होते तो हमें कंफर्मेशन थी कि यहाँ से प्राइस ने डाउन जाना है, मार्केट ने सेल होना है। ठीक है, अच्छा ये अगर सिर्फ आप इसको फेकी सेटअप क्यों कहते हैं, फेक कैंडल क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से प्राइस ओपन हुई, प्राइस डाउन गई, फिर वापस आई, यहाँ तक बाय हुई मार्केट। ठीक है, यहाँ तक प्राइस बाय हुई और दोबारा सेलर्स ने सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तो क्या हुआ, जहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइस जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज हुई। कुछ पिप्स का डिफरेंस है, लेकिन ये थी फेकी। यहाँ से प्राइस हुई रिजेक्ट, पहले बाय हुई, प्राइस रिजेक्ट हुई, तो कुछ लोग फेकी सेटअप पे ट्रेड करते हैं, प्राइस रिजेक्ट हुई, यहाँ पे सेल कर दी। वैसे इसका वेट किया जाता है, 50% रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ तक 50% रिट्रेसमेंट होती है तब सेल करते हैं। 50% रिट्रेसमेंट होती है तो यहाँ पे लोगों ने जो सेल ऑर्डर लगाए होते हैं ना, सेल लिमिट ऑर्डर, जो यहाँ इन पॉइंट्स पे लगे होते हैं, 50% रिट्रेसमेंट होगी तो वो ऑर्डर रेट हो जाएगा। तो ये होती है बाज़ औक़ात, ज़्यादा दफ़ा वो 50% रिट्रेसमेंट होती है, लेकिन नहीं हुई, फेक की रिजेक्शन हुई, प्राइस डाउन। ठीक है, प्राइस नीचे आई, अच्छा यहाँ पे फिर रिजेक्शन हुई, प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें आपके सामने, ये रिजेक्शन हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन प्रेशर सेलर्स का ज़्यादा है, यहाँ पे भी सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, प्राइस सेल हो रही है, यहाँ पे प्राइस बाय हुई, पहले बाय हुई और फिर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, जिस वजह से क्लोजिंग कहाँ पे हुई, क्लोजिंग हुई नीचे, क्लोजिंग यहाँ पे हुई। तो ये देखें, अच्छा भला ये सेल की एंट्री थी, ये यहाँ तक सेल की एंट्री थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर ये रिजेक्शन हुई, पहले यहाँ तक मार्केट डाउन आई, फिर प्राइस बायर्स ने पुश की, प्राइस अपसाइड, जीता कौन, बायर्स बुलिश कैंडल है। तो ये यहाँ पे फिर रिजेक्शन हुई, प्राइस नीचे आई, रिजेक्शन हुई तकरीबन 50% रिजेक्शन हुई और प्राइस ऊपर ऊपर निकल गई। अच्छा ये थी फेक की रिजेक्शन। हम इसको आगे देखेंगे, इसको प्राइस सेक्शन में बहुत सारे नाम हैं इनके, इस कैंडल्स के, छोटी छोटी कैंडल्स के। अच्छा यहाँ पे देख लें, ये है, ये अच्छी एंट्री बनती थी आपके पास, ये रिजेक्शन हुई यहाँ पे, ये बनती थी, लेकिन ये वैलिड तब होती है जब आपको रेजिस्टेंस पे मिले, आपको रेजिस्टेंस पे मिले तो बहुत वैलिड होती है, अच्छी एंट्री मिल सकती है, हो सकता है 50% रिट्रेसमेंट मस्ट होती है, 50% रिट्रेसमेंट होती है, बाज़ औक़ात वो ना हो तो आपकी जो एंट्री, दो एंट्री सिग्नल बनते हैं, एक एंट्री बनती है 50% पे, 50% रिट्रेसमेंट पे, दूसरी एंट्री बनती है जब आपकी नीचे वाली कैंडल इसकी क्लोजिंग से नीचे हो जाए, प्रीवियस कैंडल जो होती है उससे अगर नीचे क्लोजिंग हो जाए तो ये आपका दूसरा एंट्री सिग्नल होता है, यहाँ से आपने प्राइस नीचे शॉर्ट हुई। उसके बाद हम इसको और देखेंगे, रिजेक्शन कहाँ पे हुई है, ये रिजेक्शन हुई। ठीक है, ये रिजेक्शन हुई, तो मतलब आप जब टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आप जब इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी पावर है। तो ये लेकिन ज़्यादातर हर जगह पे काम नहीं करती। ठीक है, आप हर जगह पे लगा के बैठ जाएं, हर जगह पे काम नहीं करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करती है। ये देखें, ये रिजेक्शन हुई, ये रिजेक्शन हुई, तो हम इसको ज़्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, पढ़ने वाली, सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन ये एक वेबिनार था, जितना मैं बता सकता था, थोड़ी बातों में ज़्यादा बता सकता था, मैंने कोशिश की आपको बताने की। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डीपली,
लेकिन ये सब बताने का मकसद ये है कि आप जब चार्ट पे आओ, आप इस चार्ट को देख के परेशान ना हो जाओ कि यार मैं ट्रेंड किस तरीके से ढूंढूं, मैं ट्रेड कैसे लूं, मुझे कैसे पता चले कौन सा ट्रेंड है। तो ये चार्ट को आसान तरीके से रीड करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान। लोग चार्ट खोलते हैं तो परेशान हो जाते हैं, यार सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है, एंट्री कहाँ पे ली जाए। जब वो चीजें होंगी तो आपसे ट्रेड नहीं हो पाएगी। आप ट्रेडिंग को इतना रिलैक्स होके करें कि आप कहें यार इससे आसान चीज है ही नहीं। ठीक है, आप कहें यार मैंने पूरे दिन में 1-2 ट्रेड लें, बेशक आप 10 ट्रेड लें, लेकिन आप ये सोच के आओ कि मैंने पूरा दिन में 1-2 ट्रेड लेनी है, लेकिन अच्छी लेनी है। ठीक है, एंट्री मिल जाती है, 5-6 एंट्री मिल जाती हैं, लेकिन आप जब मार्केट में आप ये कहो यार मैंने 1-2 एंट्री लेनी है, अच्छी एंट्री लेनी है, तो इसको मुश्किल नहीं समझो, ट्रेडिंग बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप उसको थोड़े से तरीके से करते हो तो ये देख लो, ये रिजेक्शन हो रही हैं, तो मैं तो रिजेक्शन पे भी एंट्री दे देता हूँ। हालांकि सिग्नल बाद में बनता है, कई दफा ऐसा होता है वीएसए ने भी बाद में कंफर्मेशन दी होती है और प्राइस सेक्शन ने बाद में कंफर्मेशन दी होती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही सिग्नल उठा के दे देता हूँ। क्या होगा, एसएल हिट होगा ना, मैं एसएल से नहीं डरता, एसएल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी पे बाज़ औक़ात एंट्री दे देता होता हूँ। तो ये देख लो आपके सामने रिजल्ट। अच्छा आप बताओ, इसका समझ आ गया आपको, हम आगे चलें। फेकी रिजेक्शन का, फेकी रिजेक्शन का आपको आइडिया हो गया? मुझे मैसेज कर दो, माइक अनम्यूट करके बता दो। ये चीज यहाँ पे कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो आगे चलें। जी बोलें। इकरा बोल रही हैं कि मेरा क्वेश्चन है, जी बोलें आप। काफ़ी सारे मैसेज आए, मैंने अभी देखे। इकरा ने बोला हुआ है न्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, न्यूज़ में कैसे ट्रेड करते हैं। जो जिनके छोटे अकाउंट हैं और जो प्रॉपर ट्रेडिंग को नहीं समझते, उनको न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, न्यूज़ पे अकाउंट वॉश हो जाते हैं, न्यूज़ पे स्लिपेज होती है, बैंक वाले मार्केट से लिक्विडिटी उठा लेते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, बाज़ औक़ात कुछ ब्रोकर जो है ना आपका एसएल वगैरह जो है ना वो रिमूव कर देते हैं। एसएल लगा हो या टीपी लगा हो तो वो काम नहीं करता, स्लिपेज इतनी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो वैसे तो न्यूज़ पे बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के, लेकिन हम वो नहीं बता सकते, इतना टाइम नहीं है। मुझे मैसेज आ रहे हैं दोस्त के। अच्छा नुमान भाई, बात तो सुनिए, एक सवाल है यार। जी जी। ये जो आपने बताया है कि फेकी पैटर्न की बेस पे हम एंट्री ले लेते हैं या ले सकते जी हैं, तो मैं उसका जानना चाहता हूँ कि उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम पे तो ये फेकी पैटर्न इंतहा के बनते हैं। नहीं नहीं, देखें टाइम फ्रेम का इशू पता है, मैं वो टाइम फ्रेम का क्लियर कर लूँ। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी मुझे M5 पे एंट्री मिल गई ना, मुझे मैसेज नहीं नहीं करते हैं ना, जनरल नहीं, बात कर रहा हूँ। मैं H1 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे नहीं। हाँ, H1 में देखें आपकी H1 में आपकी जो भी ट्रेड होगी ना, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लिए सबसे पहले। ठीक है, एग्री। आपने रेजिस्टेंस लगा ली, आपने सपोर्ट लगा ली। H1 में एक तो ये होता है कि यहाँ पे अगर आपको फेकी सेटअप मिला तो वो कंफर्म होता है। ठीक है, फेकी सेटअप आपको मिला, आपने एंट्री ले ली, तो अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, ठीक है, ये बैलेंस एरिया नहीं बना, कोई न्यूज़ नहीं थी, तो आप वेट करोगे सपोर्ट तक जाने का। अगर H1 की एंट्री है तो H1 का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। द बेस्ट वन ठीक कौन है सा रहेगा, डे वन के? डे सर, वन द बेस्ट बेस्ट वन? वन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना, बेस्ट वन H4 और डेली। अच्छा उसमें होता ओके। क्या है, H4 की एंट्री जो होती है वो आपकी ऑलमोस्ट 12, 14, 16 घंटे तक वैलिड रहती है। और डेली की एंट्री जो होती है वो आपको 1 वीक भी वेट करना पड़ता है। डेली के लोग डेली पे एग्जैक्टली एंट्री ले तो इसी लेते तरह हैं, ही, इसी तरह ही। डेली पे लोग एंट्री ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो फिर 2-3 दिन में परेशान होके उसको लॉस में काट देते हैं, यार ये तो अभी तक लॉस में चल रही है। वो ऐसे एक ही ऐसे वीक ही। तक आपको होल्ड कर सकती है ट्रेड। और अगर आपने एक दिन में क्लोजिंग करनी हो तो H1 आप बेस्ट है H1, लेकिन H1 पे ट्रेड जो है ना वो
मैंने जहां तक नोटिस किया वो वैलिड नहीं होती, वो गड़बड़ हो जाती नहीं, है उसकी। H4 से above का टाइम फ्रेम बेस्ट है, H1 भी ठीक नहीं है। H4, हाँ हाँ बिल्कुल, H4 से अबव का टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट है। तो कुछ एंट्री थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए चलेगी तो सही ना। आप अगर M5 पे एंट्री लेते हैं ना, कुछ लोग M5 पे लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटा चलेगी बहुत। अगर अच्छी ट्रेड मिल गई, बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ लिया M5 के टाइम फ्रेम पे, तो वो क्या होगा, वो उसने चेंज हो जाना है। वो आपकी एंट्री 30-25 मिनट तक वैलिड रहेगी, बट जब 40 वो मिनट तक वैलिड स्कैल्पिंग में आता है रहेगी। ना, तुमको पता है कि स्कैल्पिंग में तो तो कोई कामयाबी नहीं है यार। जी हाँ, हाँ स्कैल्पिंग में तो लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती। लोग कहते हैं बस सारे टाइम फ्रेम एक जैसे ही हैं। M5 की एंट्री आपको थोड़ा प्रॉफिट देगी, थोड़े टाइम के लिए देगी। तो H4 की आपको लॉन्गर टर्म के लिए दे सकती है, लेकिन आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, आपने किसी रिवर्सल पे लेनी है, रिवर्सल पे लेनी है तो वो रेजिस्टेंस पे रिवर्सल हो तो अच्छा सिग्नल हो सकता है। अगर आप रेंजिंग में घुस रहे हो तो वो आपकी अपनी गलती है। बिल्कुल ठीक है, सही कहा, ठीक हो गया, थैंक तो यू सो बाकी मच यार। असल में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बताने वाली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हाँ हैं, जी, लेकिन क्या बहुत है है, कि बहुत है, खत्म नहीं लड़के, होती। आपको पता है हमने पढ़ा है, हमने तो बुक्स पढ़ी हैं, हमने नोट्स पढ़े हैं, नोट्स हमारे पास इतने इसी पढ़े हुए हैं तरह सामने इसी के, तरह प्रिंट करवा करवा के आप यकीन नहीं करोगे। इतनी हमारी कैपिटल नहीं है अभी तक अकाउंट में जितने के हमने प्रिंट करवाई हैं बुकें। तो बिल्कुल इसी तरह वो मैं समझ रहा हूँ आपके। वो चीज़ें और आ जाती हैं, बहुत सारी डीपली आ जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ लोगों के, जो लोगों के माइंड में गलत चीज़ें बैठी हुई हैं, और जो जिन चीज़ों की वजह से लोगों के माइंड में तरह तरह के सवाल और ट्रेडिंग नहीं हो पा रही उनसे, ये मैं वो सिर्फ आपके क्लियर कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है हर लिहाज से, माशाल्लाह दैट वाज फैंटास्टिक यार। एंड आपका हम्म। वेबिनार माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और बहुत अच्छा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो हाँ, तो असल में उसकी बाकी मैं आपके चार्ट देखता रहता हूँ माशाल्लाह। आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो आप ट्रेंड लाइन पे बहुत फोकस करते हो। अब वही हो ना जो तकरीबन वीक के बाद 8-10-15 टाइम फ्रेम इकट्ठे आते हैं एक ही उस ग्रुप में ना। हाँ जी मैं वही हूँ। हाँ हाँ, मेरी कभी आपसे बात नहीं हुई, लेकिन मैं देखता हूँ माशाल्लाह अच्छे तरीके से उनको आपने टाइम दिया होता है। अच्छा, इकरा सॉरी, बोल रही यहाँ हैं। पे ना आवाज हो रही है, तो मैं थोड़ा जी, माइक म्यूट कर। ये माइक किसी का ऑन है, माइक ऑफ कर लें, अजान हो रही है किसी तरह। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, इकरा बोल रही है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे न्यूज़ कितने परसेंट काम करती है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें, न्यूज़ का कंसेप्ट आप क्लियर करूँ, बहुत लोग कहते हैं कि न्यूज़ आ गई एंट्री क्लोज कर लो, तो न्यूज़ से पहले एंट्री ट्रेड ना लो, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। मुझे अगर टेक्निकल लेवल एंट्री दे रहे हैं, कोई ट्रेंड बता रहे हैं तो मैं बिल्कुल ट्रेड करता हूँ। सेल की एंट्री है तो सेल कर लेता हूँ। एसएल हिट होता है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो वैसे भी होते हैं। न्यूज़ आ गई तो क्या हुआ। तो लेकिन क्या होता है, न्यूज़ या तो बहुत सारा लॉस दे जाती है, तो या अगर एसएल है तो एसएल हिट हो जाता है, या बहुत सारा लॉस दे जाती है, या बहुत सा ज़्यादा प्रॉफिट दे जाती है न्यूज़। लेकिन एक बात याद रखना, अगर 10 न्यूज़ आती हैं, उसमें से सिर्फ 3 न्यूज़ ऐसी होंगी जो आपका ट्रेंड चेंज कर देंगी। 3 न्यूज़ ऐसी होंगी जो हाई इम्पैक्ट होती हैं, वो आपका ट्रेंड ही चेंज कर देती हैं। आप सेल में हो तो वो बाय में चली जाएगी, लेकिन 70-60% ट्रेड आती है ऐसी होती हैं जो एक स्पाइक्स देती हैं, स्पाइक्स देती हैं बड़ी बड़ी कैंडल के साथ आती हैं, लेकिन क्या होता है वो दोबारा वापस आ जाती हैं अपने ट्रेंड में। इसलिए मैं तो जो ट्रेड दे देता हूँ, मुझे अगर चांसेस हों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो, मीडियम इम्पैक्ट हो, तो मैं ट्रेड को क्लोज नहीं करता, ट्रेड को मैं ओपन रखता हूँ। वो क्या होता है जी कि हाई स्पाइक्स आता है, लेकिन वो दोबारा से ऊपर जाके दोबारा हमारे ट्रेंड में आ जाती है। तो न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर न्यूज़ ट्रेड करनी है, टाइम फ्रेम आपने पूछा है, तो अगर न्यूज़ आपने ट्रेड करनी है और वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अगर सीपीआई की न्यूज़ है, एफओएमसी की न्यूज़ है, इस तरह की कुछ हैं इंपॉर्टेंट, तो वो आपके लिए जो बेस्ट है M1। M1 टाइम फ्रेम पे जाएं। आपने बात की है तो मैं बता देता हूँ आपको। M1 टाइम फ्रेम पे जाएं आप। M1 टाइम फ्रेम पे क्या होगा, एक कैंडल आएगी न्यूज़ की, तो बड़े स्पाइक के साथ होगी। तो आप यहाँ पे बाय लिमिट लगा लो, बड़ी लॉट के साथ, और यहाँ पे आप सेल की एंट्री लगा लो।
ठीक है, इनका टीपी रख लो आप। इस जो यहाँ पे आपने बाई की एंट्री ली, इसका ये टीपी रख लिया, यहाँ पे ऐसा रख लिया, और ये जो सेल की एंट्री आपने ली, इसका ये टीपी रख लिया। होगा क्या, प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ पे प्राइस मूव कर रही है, स्पाइक्स आते हैं न्यूज़ के टाइम पे, वो विद इन सेकेंड होते हैं। 7 PM पे न्यूज़ है तो वो 7 बज के 5 सेकंड में अपना काम कर जाती है, वो 5 सेकंड में स्पाइक्स देगी, ऊपर की तरफ देगी तो टीपी हिट हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर नीचे जाती है तो नीचे टीपी लगा तो वो हिट हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, मर की होती है लिक्विडिटी होती है, तो वो दोनों ऑर्डर आपके स्लिप हो जाते हैं, दोनों ऑर्डर लगा लेती है, उस सूरत में आपको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत सारा शौक हो आपको न्यूज़ पे ट्रेड करने का, तो M1 टाइम फ्रेम बेस्ट है, अपना लेकिन बड़े लॉट नुमान साइज के भाई, एक साथ। चीज ऐड करना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात की आपने यार, न्यूज के बारे में जी जी M1 का टाइम फ्रेम बड़ा जबरदस्त बताया। जी जी बेसिकली मैं भी थोड़ा सा अपना पर्सनल बताता हूँ कि मैं भी ना न्यूज पे बहुत ट्रेडिंग बिल्कुल। करता हूँ। M1 में पता है क्या होता अच्छा। है, आपने बताया ना कि डबल ऑर्डर लगा लेना, मैंने डबल ऑर्डर ऐसे बिल्कुल। कभी कभी नहीं लगा। लेकिन न्यूज आने अच्छा। से पहले जो होता है ना, जो मेरी जो M1 की 1 कैंडल होती है, पहली कैंडल जो होती है न्यूज आने वाली, हाँ हाँ। तो मैं उसकी 3rd कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ। अच्छा। ठीक है। मैं उसकी 3rd अच्छा, कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ। उसका मतलब आपके पास कोई मेथड है खास जो काम करता हो? मैंने जब भी कोई मुझे अब जैसे आप बता रहे हैं कि 5-6 न्यूज इकट्ठी हो, तो मैंने कभी ट्रेड नहीं ली। जब एक न्यूज होती है जैसे सीपीआई हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, या हाँ कोई बिल्कुल स्पीच हो गई, बिल्कुल। मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ। ऐसे ही अगर 10-12 या 5 से जैसे यूएसडी के इकट्ठी न्यूज थी, उस पर मैं ट्रेड नहीं लेता होता, क्योंकि उसमें पता है आपको, मोर ठीक है। मार्केट जो होती है ना, वो मैनिपुलेटिंग करती है, वो एक हाँ साइड बिल्कुल को ऐसा मूव होता नहीं है। करती उस टाइम पे। ऑफ तो कोर्स। मेरा ये है कि मैं यहाँ सेकंड कैंडल में जज कर लेता हूँ कि यार अच्छा। मार्केट में इस टाइम क्या चलने लगा है, क्या होने लगा है, तो यहाँ 3rd हाँ कैंडल हाँ पे या हाँ। सेकंड कैंडल में ट्रेड मार देता हूँ। ठीक है वो ठीक है समटाइम ठीक है प्रॉफिट ठीक में है। भी जाती है, गुड। समटाइम लॉस में भी चली जाती है। हाँ लेकिन वो ये है तो कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, पार्ट ऑफ गेम। तो बहरहाल ये चीज़ें अच्छा बताया आपने, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करें। क्या होगा, नहीं, साइकोलॉजी है तो खराब बहुत होगी। रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। और दूसरी बात ये होती है कि देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको 10 ट्रेडें प्रॉफिट तो दे सकती हैं, लेकिन आपको एक ट्रेड आपको तोड़ सकती है। आपको तोड़ सकती है। मतलब आपको अगर 10 विनिंग है, एक ट्रेड लॉस में गई तो आपको अकाउंट वॉश कर देगा। क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ेगा, आप ट्रेडिंग से भागोगे। ऐसे लोग मेरे पास हैं जिन्होंने अकाउंट वॉश किए और अभी वो ट्रेडिंग के नाम से भी डरते हैं। इसी तो तरह ही है। अगर ट्रेडिंग, हाँ, अगर ट्रेडिंग आपने करनी है तो आप फिलहाल अभी न्यूज़ पे ना करें, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करें तो आपकी ट्रेडिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा, देर हो गई काफ़ी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, फेकी रिवर्सल का बता दिया। स्प्रेड एनालिसिस, स्प्रेड एनालिसिस बहुत मज़े की चीज़ है। ये जो लोग, वही उन्हीं सब के लिए है जो लोग एक ट्रेंड नहीं ले सकते, जिन लोगों को बड़ी जल्दी होती है एंट्री लेने की, या जो ट्रेंड नहीं पहचान सकते भाई क्या ट्रेंड है। स्प्रेड एनालिसिस क्या होते हैं, अब चलते हैं चार्ट पे। H4 पे आ जाएं। ठीक है, H4 पे आके सिंपल सी चीज़ है, इसमें इतना वो डिफ़िकल्ट मैं चाहूँगा कि आपको ना, इसमें भी सबसे पहले आपने सपोर्ट लगाना है। इसमें भी आपने एक रेजिस्टेंस लगाई, आपने सपोर्ट लगाई। ठीक है, ये आपके सामने ये सपोर्ट है, बल्कि सपोर्ट तो आप बैकएंड से लगाएंगे। तो अच्छा, हम देखते हैं स्प्रेड एनालिसिस। स्प्रेड एनालिसिस होते हैं, आपको मैंने बताया कि स्प्रेड, अब ये स्प्रेड है, ये वाइट स्प्रेड, मैं ऐसे कहता हूँ वाइट स्प्रेड, बड़ी स्प्रेड है। ठीक है, और इसके अलावा ये स्प्रेड है, ये नैरो स्प्रेड है, इसे नैरो स्प्रेड कहते हैं, छोटी स्प्रेड। अच्छा, ये एंट्री ऑलमोस्ट वाइट स्प्रेड पे ली जाती है। ये अंधी एंट्री होती है, आंखें बंद करने वाली एंट्री होती है। ले ली, प्रॉफिट में गई तो ठीक, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा पॉइंट होते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिले तो वो ज़्यादा वैलिड होती है।
अच्छा देखें, बड़े स्प्रेड के साथ कैंडल आई, ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है न्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो आपकी सेल, आप इस कैंडल पे क्लोजिंग पे आप सेल ले लो, ये प्रॉफिट आपका, ये प्रॉफिट आपका, ठीक है। आप इसको होल्ड रखो, ठीक है, आप इसको बेशक होल्ड रखो, बेशक आप जब तक सही तरीके से कोई सपोर्ट नहीं बनती, प्राइस ऊपर गई, बड़ी कैंडल आ गई, अभी तक आपकी ये होल्ड है ट्रेड, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ तक आई, आपका अगर यहाँ पे सपोर्ट है, ये टीपी आपका हिट हो जाएगा, आप प्रॉफिट लेके निकल। इसके बाद बड़े स्प्रेड के साथ बुलिश कैंडल आई, फिर बुलिश कैंडल आई, बाय में जा रही है मार्केट, बुलिश कैंडल। अच्छा क्या हुआ, छोटी छोटी कैंडल आना शुरू होगी, प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, छोटी कैंडल आना शुरू होगी, इसका मतलब है कि नैरो स्प्रेड कैंडल आना शुरू होगी, आप क्लोज कर दो ट्रेड, नैरो स्प्रेड आ जाए आप ट्रेड क्लोज कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दोबारा से वाइट स्प्रेड की कैंडल आई, आपकी ये एंट्री सपोर्ट तक वैलिड रही, सपोर्ट, ये सपोर्ट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको दो एंट्री सिग्नल मिल गए, एक रिजेक्शन होगी, रिजेक्शन होगी ये सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद आप एंट्री का वेट करोगे, ये देखो यहाँ पे आपको एंट्री मिली स्प्रेड पे, ये वाइट स्प्रेड के साथ आई, फिर ये वाइट स्प्रेड के साथ आई, ये नैरो स्प्रेड आई, यहाँ से आप निकलोगे, ये वाइट स्प्रेड के साथ आई, आप बाय ले लो, बाय ले लो, और एसएल आप कहाँ लगाओगे, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट से नीचे लगाना है, वैसे तो प्रीवियस बार का जो लो होता है ना वहाँ पे लगाना चाहिए, तो लेकिन अगर आपने रिस्क कम लिया है तो आप प्रीवियस सपोर्ट के नीचे लगा सकते हो। ये वाइट स्प्रेड के साथ कैंडल आई, ये देखें वाइट स्प्रेड आ रही है, प्राइस बाय हो रही है, ठीक है। ये नैरो स्प्रेड आ गई, नैरो स्प्रेड आ गई, इसके बाद क्या हुआ, दोबारा से बीरिश कैंडल आ गई, बीरिश कैंडल आई, ये बीरिश कैंडल आई, यहाँ तक आई, ये बीरिश कैंडल, प्राइस डाउन। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आप एक ट्रेंड को पहचान सको, बड़े कैंडल्स के साथ ये आ रही हैं बड़ी कैंडल्स, तो प्राइस सेल हो रही है, ये देखें, ठीक है। यहाँ तक ये बड़ी कैंडल है, और यहाँ से बुलिश कैंडल आई, ये बड़ी कैंडल आई, आपने बाय कर लिया, देख लें। तो ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ है, मेरा एक स्टूडेंट है, इस पे भी ट्रेड करता है, सिर्फ स्प्रेड पे ट्रेड करता है, बात औकात मैं भी करता हूँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि मैं खुद हूँ तो खुद कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे आगे बैठे होते हैं ना सर्विस लेने वाले, पेड सिग्नल वाले, उनको 10 सिग्नल अगर दे दो, 9 के 9 आपके प्रॉफिट में गए, लेकिन अब एक लॉस में चला जाए ना, तो वो फिर मैसेज करते हैं कि भाई लॉस ऐसा लेट हो गया, आप वो रिकवर करवाएं। तो वो फिर बड़ा गुस्सा आता है एक बंदे को, यार देखो मैंने इसको इतना प्रॉफिट बना के दिया, इसने मुझे उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया, और अभी इसका एक ऐसा लेट हुआ और कह रहा है भाई अब लॉस रिकवर कराएं। तो ऐसा होता है, ऐसा फेस करना पड़ता है। तो बहरहाल मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं खुद ट्रेड ले लेता हूँ, खुद मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री मैंने ली, ठीक है, इसने ब्रेक कर दी, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक की, बड़ी कैंडल आ रही हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ कि भाई 100 पे अपनी क्लोजिंग कर लो या सेव कर लो, फिर वो रीजन क्या है, वो सारे क्लोज कर लेते हैं, फिर मेरी वो ट्रेड 1 वीक 2 वीक तक वैलिड रहती है, ये आपके सामने। तो वो एक डर सा बैठ गया कि यार वो उनको ट्रेड दी तो वो लॉस में ना चली जाए ना, फिर कोशिश ये होती है कि जितना प्रॉफिट हुआ वो लेके यहाँ तक उनको दे दूं, 200 पे उनको लेके दे दूं, और खुद बढ़ा रहा हूँ सपोर्ट तक, तो ये सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ तक प्राइस आई, तो ये इतना प्रॉफिट होता है हमें एक एक एंट्री में, लेकिन हम जो है ना पेड में उसको क्लोज करवा देते हैं टाइम से। तो ये स्प्रेड एनालिसिस थे, आप किसी और पेयर में भी जाके देख सकते हो, ये H1 पे डेली पे और H4 पे काम करता है, ठीक है। ये बड़े स्प्रेड के साथ आ रही है कैंडल्स, ठीक है। तो जो ही बुलिश कैंडल आए तो आप सेल की एंट्री क्लोज कर दो,
ये देखो यहाँ तक आई, फिर ये बाय गया तो यहाँ तक गई। तो एक अच्छा मेथड है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप स्प्रेड एनालिसिस भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अच्छी एंट्री आपको मिल जाएगी। ये बड़ा स्प्रेड आया, बड़ा स्प्रेड। तो 1 मिनट आप होल्ड करना। हेलो, हेलो। अच्छा, ऐसा है कि मेरे दोस्त ने आना था, आपको मैंने बताया था। तो इसकी कॉल आई है कि मैं आ चुका हूँ। तो मैंने से कहा भाई तुम थोड़ा सा वेट करो, जहाँ पे हो वहीं पे रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके। हालांकि हमारी कुछ बातें थी और, तो लेकिन आगे चलते हैं। बार बाय बार एनालिसिस में यही चीज़ें आ जाती हैं सारी, कि आप देखेंगे पिछली कैंडल, बार 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 एनालिसिस तब काम करते हैं जब आप वीएसए देख रहे हो। वीएसए देख रहे हो, वीएसए एक थोड़ी सी आपको इस तरीके से एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज देखें प्राइस नीचे जा रही है रीटेस्ट करने के लिए, प्राइस रीटेस्ट करने के लिए जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है और क्या हो रहा है, वॉल्यूम डाउन आ रहा है, वॉल्यूम भी डी ग्रेड, मतलब वॉल्यूम गिर रहा है ना। इसकी रीजन क्या होती है कि डाउन साइड पे जोर नहीं है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई होती तो वॉल्यूम ज्यादा आता। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा आता, सप्लाई नहीं है, इस वजह से ये 3 कैंडल डाउन आ रही है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ये हमारी वीएसए में वॉल्यूम की कंफर्म बाय की एंट्री होती है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं बार बाय बार एनालिसिस में क्या होता है। ये जहाँ पे छोटी छोटी कैंडल आना शुरू हो जाए। जी, कोई बोलना चाह रहा है? किसी ने माइक अनम्यूट किया, कुछ कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हेलो, अच्छा।
तो किसी ने पूछा था कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम, वॉल्यूम पे स्कैल्पिंग कैसे होती है। वॉल्यूम पे स्कैल्पिंग नहीं होती, करना चाहो तो आप इस पे कर सकते हो, लेकिन एक वॉइस वेव इंडिकेटर है, वॉइस वेव, जिसका नाम है वॉइस वेव, ये नीचे लगा हुआ है वॉइस वेव। इस पे ये सिर्फ आपको ट्रेंड बता देता है। ट्रेंड कैसे बताता है ये देखें, बुलिश आप देखोगे, जब इसका वॉल्यूम बार देखोगे तो बुलिश है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बाई साइड पे अभी ज्यादा दौर है, ठीक है। अभी ये रेड रेड आया लेकिन कम है, ये आपको नजर आ रहा है, रेड वाली जो भी है ना वो छोटी है, ये आई छोटी है क्योंकि ये प्राइस नीचे आ रही है, और रेड बार छोटी है, वाइस वेव बता रहा है, ये वाइस वेव बता रहा है बाई साइड पे ये पावर है, तो ये बाई की एंट्री थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप किस तरीके से इसको सही देख सकते हो, ये देखो कि प्राइस ऊपर जा रही है, वाइस वेव छोटा आ रहा है, प्राइस नीचे आई, प्राइस वाइस वेव ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। दोबारा से प्राइस नीचे आई तो ये वॉल्यूम ज्यादा आया, तो इसमें भी बुलिश का भी वॉल्यूम ज्यादा आना शुरू हो गया, लेकिन सेल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है इसका, तो इसका मतलब है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये आपके सामने है, तो डाउन ट्रेंड में होगी तो ये जो वाइस वेव है ये बड़ी आना शुरू हो जाएंगी। तो जिस वक्त ब्लू में ज्यादा आ जाए, ब्लू में ज्यादा बड़ा आ जाए, ब्लू में वाइस वेव ज्यादा बड़ी आ चुकी है, इसका मतलब कि आपका सेलिंग ट्रेंड खत्म हो चुका है, बाई ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। सेलिंग ट्रेंड खत्म हो चुका है, बाई ट्रेंड आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, तो ये प्राइस ऊपर चली गई, कंफर्मेशन ये साथ साथ हो रही है, ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो ये जब यहाँ पे ये रेड बड़ा आना शुरू हो गया तो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये ठीक है। तो ये वाइस वेव है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं वॉल्यूम में, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो जब तक वॉल्यूम का आपका बेसिक नहीं पता, एडवांस पे भी जा, हर कैंडल का अलग से नाम होता है, साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, 8 साइन होते हैं, वो साइन मिल जाए तो हमारी एंट्री कंफर्म होती है, ठीक है। लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे आज, वो सिर्फ मैं कोर्स में ही करवाता हूँ, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल है और काफी टाइम। अच्छा, बार 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 एनालिसिस, स्विंग एनालिसिस, स्विंग एनालिसिस क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रेड किए जाते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा लें, तो ये स्विंग एनालिसिस आपने करने होते हैं, तो स्विंग एनालिसिस में क्या होता है, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेट। इस पे आप जब लगे होंगे तो आप उस पर ट्रेड कर सकते। स्विंग एनालिसिस सिर्फ इतने होते हैं कि वो इस तरीके से ट्रेड ली जाती है, उसमें सारा कुछ फेकी सेटअप वगैरह होता है। अच्छा, ये देखें, प्राइस यहाँ से उठी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ठीक है, प्राइस डाउन, अप, डाउन, यहाँ पे सपोर्ट थी, तो ये रिजेक्शन हुई ना, छोटी सी रिजेक्शन सपोर्ट के ऊपर, ये हमारी सेविंग ट्रेड थी, यहाँ पे आई, ये रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर, ये ट्रेड हम क्लोज कर देंगे। दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से सपोर्ट के ऊपर ये कैंडल बनी, ये बनी, और थोड़ी सी रिजेक्शन दी, तो ये हमारी स्विंग एंट्री थी बाय की। तो ये आपकी कब तक वैलिड रहेगी, ये दोबारा से रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल बनी, ठीक है, थोड़ी सी रिजेक्शन हुई, या ये थोड़ी सी रिजेक्शन हुई, तो यहाँ से दोबारा से आप सेल करेंगे अगली सपोर्ट तक, ये सपोर्ट, तो ये यहाँ से फिर आप सेल करेंगे। तो इस तरीके से ये स्विंग एनालिसिस होते हैं, ये यहाँ से सेल बनती है, तो ये चीजें होती हैं स्विंग एनालिसिस में, इतना खास इसमें वो कुछ नहीं होता, बस आपको ये नहीं बताऊंगा फिलहाल।
अच्छा, ये स्विंग एनालिसिस, स्प्रेड एनालिसिस देख लिया आपने, आपने रिवर्सल देख लिए, और उसके अलावा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाना आपने देख ली। ठीक है, इसके अलावा क्या रह गया? अच्छा, वॉल्यूम, वॉइस वेव मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। उसके अलावा जो एडवांस चीज़ें आती हैं, एडवांस मेथड में आता है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या होती है? आपको पता है प्राइस, हर हर चीज़ की एक सीजनैलिटी होती है कि वो उसने पिछले पिछले 5 सालों में किस तरीके से मूवमेंट की है। ठीक है, तो ये मैं उसको सीजनैलिटी को देखता होता हूँ 2011 से लेके 2016 तक, 5 साल में। 2011 की, ये ब्लू वाली लाइन 2011 की है। ठीक है, और जो ऑरेंज लाइन है ये 2007 से लेके 2016, 10 ईयर, 10 साल की लाइन। ये वाली जो ऑरेंज लाइन है ये 10 साल की है। तो मतलब पिछले 10 साल में प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है। ऑलमोस्ट प्राइस पिछले 2007 से लेके, सॉरी 1997, 1997 से लेके 2016 तक, ये सारी मुख्तलिफ कलर हैं, तो प्राइस ने एक जैसा मूव किया। अब देखें मार्च में, ये सीजनैलिटी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, AUD की। AUD की सीजनैलिटी है ये, अप्रैल के महीने में प्राइस यहाँ से उठती है, पहले हफ्ते से प्राइस यहाँ से बाय जाती है, प्राइस यहाँ से बाय जाती है अप्रैल, और अप्रैल के लास्ट वीक में प्राइस गिरती है। तो ये देखें पिछले 5 साल में भी गिरी है, पिछले 10 साल में भी प्राइस गिरी है। तो मतलब सीजनैलिटी आपको ये बता देती है कि पहले मार्केट में क्या होता था और अभी। ठीक है, अब ये देखें मई के महीने में, मई के महीने में जो ऑरेंज लाइन है ये 10 साल की है, मतलब 10 साल, 10 साल में प्राइस, पिछले 10 साल से प्राइस मई के महीने में गिरी है, आखिरी वीक तक, आखिरी वीक तक मई के। और जो 5 साल की लाइन है वो भी आपको बता रही है कि प्राइस गिरी है। तो इस तरीके से आप सीजनैलिटी को देख के ट्रेड ले सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अभी हम कह लें कि इसका अक्टूबर, अक्टूबर में जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइस हैं वो उठेंगी ऊपर, बाय जाएंगी। देखें पूरा सितंबर प्राइस गिरी, और अभी अक्टूबर के पहले वीक से प्राइस बाय जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ये हर किसी की, हर पेयर की सीजनैलिटी होती है, तो ये भी कहीं हद तक काम करती है। कैनेडियन डॉलर की है। ठीक है, तो सीजनैलिटी ये चीज़ होती है। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं कॉट रिपोर्ट, वो डिजिटल फॉर्म में होती है, डिजिट्स में होती है कि कितने बायर्स मार्केट में हैं, ओवरऑल मार्केट में कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। एक कॉट रिपोर्ट हमें एक्यूरेट बताती है। उसके बिहाफ पे हम एंट्री लेते हैं, चार्ट पे सिर्फ एंट्री लेने के लिए आते हैं। जब हमें पता होता है कि मार्केट में से पिछले वीक सेलर्स निकल चुके हैं, बायर्स आए हैं, तो हमें पता है कि अब किसी पेयर में बाय बाय होगी प्राइस। तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी पेयर पे जब आते हैं तो उस पर बाय की एंट्री ही ढूंढते हैं, कोशिश होती है कि बाय की तरफ देखें, तो हम आसानी से ट्रेड ले लेते हैं उस पर बाय की, क्योंकि हमें पता है कॉट रिपोर्ट में हमें देख लिया है कि सेलर्स निकल चुके हैं और बायर्स आ रहे हैं। तो ये कॉट रिपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, काफ़ी कॉस्टली है, तो सालों उस पर काम हुआ तब वो कंप्लीट हुई है। डायरेक्ट गूगल के साथ है, हर वीक उसको अपडेट करना पड़ता है, ऑनलाइन वो उठाती है, ऑनलाइन डाटा पिक करती है। तो ओपन इंटरेस्ट भी वही चीज़ है, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात, समझ क्या आपको नहीं आएगी, समझ तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, और आज